रुक जाओ बड़े भैया, कहाँ जा रहे हो आप भाभी और बंटी को लेकर। भाभी रुक जाओ, घर छोड़कर कहाँ जाएंगे आप लोग। माँ भी गुस्से में है, माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित, अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरी पत्नी ने, मैं तो कभी इसकी तरफ से बोला ही नहीं। 4 साल हो गए हम दोनों की शादी को। जिस दिन से आरती इस घर में शादी करके आई है उस दिन से आज तक माँ ने इसे चैन नहीं लेने दिया। पहले हमारे यहाँ 2 नौकर नौकरानी काम करते थे। जिस दिन आरती इस घर में आई उसके तीसरे दिन से माँ ने नौकर नौकरानी को काम से हटा दिया। तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, यह सोचकर कि माँ ने कुछ अच्छा सोचकर ही हटाया होगा। आरती बेचारी तब से घर का पूरा काम बड़े अच्छे से करती चली आ रही है, मगर माँ को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। डे 1 से माँ आरती के कामों में कमी निकालती आ रही है। अरे काम में कमी निकालना तो चलो कोई सहन भी कर ले, पर जब उसके माता पिता के संस्कारों को कोसा जाए, यहाँ तक कि हाथ तक उठा दिया जाए, तो कोई लड़की कैसे बर्दाश्त कर सकती है। आरती बेचारी तो माँ का हर जुल्म सहती चली जा रही है और आज भी सह जाती यदि माँ की हरकत आज मैं अपनी आंखों से न देखता। माँ को लगा कि मैं ऑफिस चला गया, पर मैं तो यहीं पर था जब माँ ने आरती को केवल इतनी सी बात पर थप्पड़ जड़ दिया कि उनकी चाय ठंडी हो गई थी। अरे चाय ठंडी हो गई थी तो गर्म हो जाती। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी बहू पर कोई सास हाथ उठाती है क्या। और फिर आरती की माँ को कोसना, गाली देना शुरू कर दिया। तभी ललिता जी गुस्से में बिफरती हुई अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। सुमित, क्यों रोक रहा है तू इन्हें? जाने दे, देखती हूँ इनकी अकड़ कब तक चलेगी। किराए के मकान के लिए जब दोनों को धक्के खाने पड़ेंगे तो पता चलेगा, तब अक्ल ठिकाने आएगी इनकी। इसने अपनी पत्नी को इतना सिर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, एक काम ढंग से नहीं करती है ये। माँ के बोलने पर अमित और आरती कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ से अपना सामान उठाकर जाने लगे। तो ललिता जी बोली, हाँ हाँ जल्दी जाओ मेरे घर से, और जाने से पहले कान खोल कर सुन लो कि प्रॉपर्टी से तुम्हें एक दिन के बराबर भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इस प्रॉपर्टी की मालकिन केवल मैं हूँ और इस घर और प्रॉपर्टी पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। अमित हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं चाहिए हमें आपकी प्रॉपर्टी। भगवान ने हमें 2 मजबूत हाथ, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग दिया है। हम कहीं भी गुजारा कर लेंगे, कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से दूर शांति से तो रहेंगे। और इस तरह से आरती और अमित अपना ही घर छोड़कर चले गए। अमित और सुमित ललिता जी और मास्टर बलबीर जी के बेटे हैं। बलबीर जी 10वीं तक के स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए सभी लोग उन्हें मास्टर जी ही पुकारते हैं। ललिता जी बलबीर जी की धर्मपत्नी है, जो बेहद उग्र स्वभाव की महिला है। आज उनके उग्र स्वभाव के कारण उनका बड़ा बेटा अमित और उसकी पत्नी आरती घर छोड़कर चले गए हैं। अब घर में रह गए हैं मास्टर जी, ललिता जी और उनका बेटा सुमित। सुमित की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाने के पश्चात हाल फिलहाल ही उसकी नौकरी लगी है। अब ललिता जी छोटे बेटे की शादी करके घर का काम करने को एक दूसरी नौकरानी लाना चाहती है, ताकि ललिता जी उस पर बैठे बैठे हुक्म चला सके। अब तक तो बड़ी बहू आरती पर हुक्म चलाती आ रही थी, उससे पहले पति और बेटों पर हुक्म चलता था, क्योंकि मास्टर जी तो बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्हें लड़ना झगड़ना, मुंह बात करना
बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब सुमित की शादी हो जाएगी तो आने वाली बहू पर हुक्म चलाएंगी। खैर, एक अच्छे परिवार की सुंदर लड़की देखकर सुमित की शादी कर दी गई। मगर सुमित की शादी में अमित और आरती नहीं आए, क्योंकि ललिता जी ने धमकी दी थी कि यदि यह अमित और आरती को सुमित के विवाह में बुलाया गया तो मैं तुम दोनों बाप बेटे का भी परित्याग कर दूंगी। हालांकि सुमित और मास्टर जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि घर का बड़ा बेटा और घर की बड़ी बहू अपने ही भाई और देवर की शादी में शामिल नहीं हो सकते। पर ललिता जी की जिद के आगे आखिर घर में किसकी चल सकती थी। सुमित की शादी हो गई और शादी होकर नई नवेली दुल्हन मान्यता इस घर में आ गई और मान्यता ने आते ही घर का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। ललिता जी ने इस बार फिर से पहले वाली चाल चली। उन्होंने फिर से नौकर नौकरानी को काम से हटा दिया। सुमित समझ गया कि माँ का फिर से पुराना ड्रामा शुरू हो गया है। आज मान्यता को इस घर में आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। इस बीच मान्यता सुमित के साथ कई दफ़ा आरती और अमित से मिलने उनके घर पर गई। आरती ने बहुत प्यार से मान्यता का स्वागत किया था। आज सुबह सुबह की ही बात है। मान्यता ललिता जी को नाश्ता परोसकर किचन में जाकर काम करने लगी तो तभी ललिता जी ने 2 बार चम्मच से गिलास को बजाया। उनके 2 बार गिलास बजाने की आवाज़ से मान्यता को लगा कि शायद माँ जी पानी मांग रही है। मान्यता डाइनिंग टेबल पर ललिता जी के लिए पानी लेकर पहुंची ही थी कि ललिता जी गुस्से में बोली, बहू, पानी लाने में इतना समय लगता है क्या? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है तुम्हें या नहीं? अपनी माँ से कुछ संस्कार लेकर आई होती तो जल्दी जल्दी हाथ चलाती, मगर इसकी माँ ने तो बस बगैर कुछ सिखाए लड़की को विदा कर दिया। अब ऐसी फूहड़ जाहिल को यहाँ सुधारना हमें पड़ रहा है। अभी ललिता जी कुछ और कहने ही वाली थी कि मान्यता सास की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, बस करिए माँ जी, बहुत हो गया आपका ये रोज रोज का ड्रामा। 2 साल से यही सब देखती सुनती आ रही हूँ मैं। आपका हर दिन मुझे परेशान करने का एक नया ड्रामा तैयार रहता है। मुझसे अब झेला नहीं जाता है ये रोज रोज का ड्रामा। प्रतिदिन एक नए डर के साथ सुबह उठती हूँ कि आज क्या नई गालियाँ सुनने को मिलेगी मुझे। आज क्या नया बम फूटने वाला है मेरे सिर पर। बदतमीज लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चला रही है। ललिता जी ने अत्यंत क्रोध में बेटे को आवाज लगाई, सुमित, कहाँ है तू? सुमित कमरे से बाहर आता हुआ बोला, क्या हुआ माँ? सुमित के कमरे से बाहर आते ही ललिता जी गुस्से में आंखें निकालते हुए बोली, ये देख, तेरी बीवी कैसे जुबान लड़ा रही है। यदि तूने इसे सर पर न चढ़ाया होता तो इसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि ये मुझे यूं उल्टा जवाब दे। सुमित ने मान्यता की ओर देखते हुए कहा, मान्यता, ये क्या बदतमीजी है? तुम माँ के सामने उल्टा कैसे बोल सकती हो? जल्दी माँ से माफ़ी मांगो और चुपचाप अपने कमरे में चलो। मान्यता भी सुमित की ओर गुस्से से देखते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए जी। माँ जी 2 साल से मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती आ रही है, मुझ पर इतना
अत्याचार कर रही हैं और आज मैंने थोड़ा सा जवाब क्या दे दिया, आप मुझे ही माफ़ी मांगने को बोल रही हैं। आप और बाबूजी क्यों डरते हैं माँ से इतना? चाहे माँ कुछ भी गलत करे, मगर आप दोनों घर के मर्द होकर भी महाभारत के भीष्म पिता की तरह चुप होकर बस देखते रहते हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करते। यदि आप दोनों ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई होती तो आज मुझे कभी अपने लिए नहीं बोलना पड़ता और इस घर में सुख शांति होती। ललिता जी क्रोध में आंखें निकालते हुए बोली, सुमित, मुझे लगता है तेरी इस बदतमीज पत्नी का दिमाग खराब हो गया है या फिर ये पागल हो गई है। तेरी बड़ी भाभी ने भी इस घर में रहते हुए मुझे इसी तरह से जवाब देने की गलती की थी, जिसकी सज़ा तेरी भाभी के साथ साथ तेरे बड़े भाई को भी मिली, जो आज माँ बाप से और घर से अलग रहकर तेरा बड़ा भाई भी भुगत रहा है। दोनों को घर से निकाल दिया था मैंने और आज दोनों जगह जगह किराए के मकान में भटक रहे हैं। 4 साल हो गए मुझे उनका मुंह देखे और इस घर में उन्हें फिर घुसने तक नहीं दिया मैंने। यहाँ तक कि तेरी शादी में आने को तरसते रहे दोनों। सास की तीखी और कड़वी बातें सुनकर मान्यता बोली, माँ जी, अपने ही बेटे और बहू को घर से निकालने का बड़ा फक्र है ना आपको, जबकि आपको अपनी गलती का पश्चाताप होना चाहिए था, परंतु नहीं, आप तो हमें भी धमकी दे रही हैं घर से निकाल देने की। ललिता जी के पतिदेव मास्टर बलबीर जी बाहर सोफे पर बैठे चुपचाप सब सुन रहे थे। दरअसल मास्टर जी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। ऐसे समझदार आदमी को ललिता जैसी तेज तर्रार पत्नी मिली। एक बड़े स्कूल के शिक्षक रहे मास्टर बलबीर जी पूरी दुनिया को ज्ञान देने में काबिल हैं। बस अपनी पत्नी को छोड़कर वे कभी ललिता जी के गुस्से को काबू नहीं कर पाए, इसलिए हमेशा चुपचाप सारा तमाशा देखते रहते हैं। आज तो मास्टर जी का घर कम और युद्ध का अखाड़ा ज़्यादा लग रहा था। दोनों सास बहू एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। बात को अधिक बढ़ती हुई देखकर सुमित जबरदस्ती मान्यता को अपने कमरे में ले गया और बोला, मान्यता, तुम जानती तो हो, फिर क्यों माँ के मुंह लग रही हो? तुम अच्छे से जानती हो माँ कैसी है। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज वालों को पता है माँ का स्वभाव, फिर भी तुम इनके मुंह लग रही हो। मान्यता बोली, सुमित, तुम्हें क्या, तुम तो रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हो। घर में पूरे दिन मैं ही बच जाती हूँ इनकी गालियाँ सुनने को। सोचो, क्या 2 साल में मैंने कभी अच्छा खाना नहीं बनाया होगा? क्या कभी अच्छी चाय नहीं बनाई होगी? सुमित बोला, मान्यता, तुम बहुत अच्छा खाना और चाय बनाती हो, परंतु माँ की आदत है बहू को नीचा दिखाने की। वो तुम्हारे हर काम में कमी ही निकालेगी। मान्यता सुमित की ओर देखते हुए बोली, ये बताओ सुमित, हर बात पर मेरे मायके वालों को गालियाँ देना कहाँ तक उचित है? मेरे माता पिता को गालियाँ देना तो इनका रोज का काम है। देखो सुमित, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बड़े भैया और भाभी को भी घर से निकाल दिया इन्होंने और मुझे और धमकी दे रही हैं। क्या ये सही है? सुमित मान्यता को समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ मान्यता,
कि मम्मी गलत है, पर तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मान्यता रोते हुए बोली, सुमित, तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम मेरा दर्द समझ पाते। अब मान्यता ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी दुष्ट सास ललिता जी की अकल ठिकाने लगाकर रहेंगी। पूरा घर उनसे डरता था, बस इसी बात का फायदा उठाती थी मान्यता की सास ललिता जी। अपने पति मास्टर बलबीर जी की तो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, तो बेटों की कहाँ से सुनती? घर के मर्दों को इस घर में कुछ भी बोलने तक का हक नहीं था, क्योंकि घर के छोटे बड़े सभी फैसले ललिता जी ही लेती थी। रात को जब मान्यता सभी को खाना परोस रही थी, तो ललिता जी ने खाने की थाली फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना। तुमने अभी तक मुझसे अपनी गलती की माफ़ी भी नहीं मांगी है। मान्यता बोली, मम्मी जी, लड़ाई की शुरुआत आपने की थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। आपने मेरे माता पिता तक को गाली दी। और रही खाने की बात, आपको खाना नहीं खाना तो मत खाइए, मगर अन्न को फेंककर यूं अन्न का अपमान तो मत करिए, वरना तो अन्न भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। मान्यता की ऐसी जहर बुझी बातें सुनकर ललिता जी गुस्से से चिल्लाई, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर बेटे से बोली, सुमित, तुम चुपचाप इसकी बात को सुन रहे हो? तुम भी इसके साथ घर से निकलो। मैं तुम दोनों को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल करती हूँ। मैं सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी। बड़ा बेटा और बड़ी बहू तो नालायक थे ही, अब छोटा बेटा और बहू भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। फिर मास्टर जी की ओर देखकर बोली, सुनो जी, कल ही वकील को बुलाओ। मैं कल ही प्रॉपर्टी के कागजात बनवाकर सब कुछ दान कर दूंगी, पर इन दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं दूंगी। तभी मान्यता भी अकड़ते हुए बोली, हाँ हाँ, बुलाइए वकील को, मैं भी देखती हूँ हमारे रहते आप कैसे सब कुछ अनाथ आश्रम में दान करती हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है जो दान कर देंगी, ये खानदानी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका अकेली का हक नहीं है। बड़े भैया भाभी को तो डरा धमका कर घर से निकाल ही दिया आपने। अब आप चाहती हैं कि हम भी निकल जाएं? कैसी माँ हैं आप? आपके अंदर जरा सी भी ममता नहीं है। मान्यता की ऐसी बातें सुनकर ललिता जी गरजते हुए बोली, चुप हो जा बदतमीज, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी मास्टर जी बोले, बहू, तुम एक काम करो, तुम थोड़े दिन के लिए मायके चली जाओ। ललिता भी बहुत गुस्से में है, जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सुमित तुम्हें वापस ले आएगा। पिता की बात सुनकर सुमित भी अपने बाबूजी का साथ देते हुए बोला, हाँ हाँ मान्यता, बाबूजी ठीक कह रहे हैं, यही ठीक रहेगा। ससुर और पति की यह सलाह सुनकर मान्यता आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए बोली, बाबूजी, आप बताइए। सुमित, आप भी बताइए, क्या मेरे मायके चले जाने से ये समस्या समाप्त हो जाएगी? बाबूजी, मम्मी जी की आंखों में तो 2 सालों से खटक रही हूँ मैं। जब इन्हें बहुओं से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो इन्होंने अपने बेटों की शादियाँ ही क्यों करें? बाबूजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस घर के मर्द एक जिद्दी और अड़ियल औरत से डरने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि उस घर का सर्वनाश निश्चित है।
ललिता जी पैर पटकते हुए चिल्लाकर अपने पति मास्टर जी से बोली, मास्टर जी, आप क्या खड़े खड़े इस कल की आई लड़की की बातें सुन रहे हो? बता दो कि तुम इस घर के मर्द ही हो। इसे धक्के देकर घर से बाहर निकालो और बता दो इसे कि इस घर में आपकी भी चलती है। मास्टर जी ने एकाएक उठकर गुस्से में जोरदार थप्पड़ ललिता जी के गाल पर जड़ दिया। ललिता जी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही सब चौंक गए और ललिता जी तो अवाक सी पति की ओर देखती रह गई। उनको तो अचानक तेज झटका लगा। मास्टर जी क्रोध में दांत पीसते हुए बोले, ललिता, जो मैंने आज किया है, दरअसल ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम्हारे कारण मेरे बड़े बेटा बहू मुझसे और इस घर से दूर हो गए। अब छोटे बेटा बहू को भी मैं अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। तुमने सदा अपनी मनमानी करके मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा यही सोचता रहा, शायद तुम एक दिन सुधर जाओगे, मगर तुम में कोई बदलाव नहीं आया। मैं आज तक इतने बच्चों को शिक्षा देता आया हूं, पर तुम जैसी जाहिल को शिक्षा नहीं दे पाया। तुम एक मास्टर की पत्नी होकर भी जाहिल गंवार ही रही, तुम्हें शिक्षा न दे सका मैं। तुम तो जाहिल की जाहिल ही रही। मैं हमेशा सब्र करता रहा, तुम्हारी जातियां बर्दाश्त करता रहा, पर अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अब बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैं इस घर का मर्द हूँ और घर का बड़ा भी हूँ, तो ये घर अब मेरी मर्जी से चलेगा। यह सब बोलकर उन्होंने अपने बड़े बेटे और बहू को फोन करके घर आने को कहा और फिर बोले, अब कान खोलकर सुन लो तुम, मेरा बड़ा बेटा और बहू भी आ रहे हैं। वो भी अब हमारे साथ यहीं रहेंगे। और हाँ, यदि तुम्हें अकेली ही रहने का शौक है तो मैं तुम्हें इस बुढ़ापे में भी तलाक देने को तैयार हूँ। और ये जो तुम हर समय प्रॉपर्टी की धमकी देती रहती हो कि तुम अनाथ आश्रम में दान कर दोगी, ये सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी है। तुम्हारे पिता ने मुझे दहेज में नहीं दी थी कि तुम बात बात पर अनाथ आश्रम में प्रॉपर्टी दान करने की धमकी देती हो। किस अधिकार से यह कहती हो तुम? तलाक के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। आज मास्टर जी के इस रूप को देखकर ललिता जी ऐसे चुप थी कि जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। आज उनकी समझ में आया कि उनके पति गूंगे नहीं हैं, वह तो केवल घर की सुख शांति के लिए चुप रहते थे। पति की ओर देखकर ललिता जी को लगा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो वह चुपचाप उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई। ललिता जी का चुपचाप उठकर चले जाना इस बात का प्रमाण था कि अब उनकी इस घर में नहीं चलने वाली है। अब घर की बागडोर घर के मालिक के पास है। दोस्तों, बात घर मालिक की नहीं है, बात है घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने की। जिस घर में स्त्री समझदार ना हो तो उसके हाथ में घर की बागडोर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे परिवार टूटकर बिखरते ही हैं। ललिता जी ने अच्छा खासा परिवार होते हुए भी न जाने किस अहंकार में अपने ही बच्चों को घर से निकाला, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। घर की मुखिया होकर अपनी बहुओं के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार भी तो रख सकती थी। तब शायद उनको अपनी बहुओं से प्यार और सम्मान दिल से मिलता, किसी डर या मजबूरी के कारण नहीं।
तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।